हेलो दोस्तों। लास्ट के लेक्चर में हमने समझा था कि कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इफ दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द गिवन ऑर्बिट। सो लेट्स सी, मान के चलते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और nth नंबर के ऑर्बिट में वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व हो रहा है। अब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होल्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन इन द गिवन ऑर्बिट इज गिवन बाय माइनस ऑफ 1/8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रेज टू द पावर 4, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ऑर्बिट का जो नंबर होगा nth का स्क्वायर एंड Planck's constant का square. This was the amount of energy held by that electron. Now, in order to make that electron jump to the outer orbit, what we are supposed to do? We must provide some energy to the electron, and that energy will be absorbed by electron. Once and when energy is absorbed, the electron will jump towards to the next energy state, या next higher energy orbital. And similarly, if the electron jumps from higher energy level to lower energy level, in that case instead of absorbing energy, electron will emit energy, and जो भी energy emit होगी that will be in the form of photon, और photon की energy हम देते हैं h nu के फॉर्म में। ठीक है, दैट वी नो। नाउ व्हाट हैपन्स इज either energy is being absorbed or it is being given out by the electron. That particular energy has some wavelength. Okay, तो ये जो wavelength होती है, ये वेवलेंथ अगर हमें फाइंड करनी है देन वी कैन यूज रीडबर्ग्स फॉर्मूला। तो आज हम यही करेंगे, इस रीडबर्ग फॉर्मूले को कैसे डिराइव करना है वो देखते हैं। बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है, एंड बेस्ड अपॉन दिस रीडबर्ग फॉर्मूला हम अलग अलग सीरीज, जहां पर इलेक्ट्रॉन आउटर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट पर जंप करेगा या फिर लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा, तो अलग अलग एनर्जी लेवल्स के हिसाब से अलग अलग सीरीज बनती है। उन सीरीज को भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रीडबर्ग फॉर्मूले को। अब रीडबर्ग फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरा जो एक इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक्साइटेड स्टेट मतलब आउटर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो क्या कर लेता हूं, मैं यहाँ पर एक आउटर ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूँ और इस ऑर्बिट को नाम दे रहा हूँ m नंबर का ऑर्बिट। ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज माय इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन m नंबर का ऑर्बिट एंड इट विल बी हैविंग सम एनर्जी एट दैट ऑर्बिट। नाउ लेट्स इमेजिन दैट इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ट्रांजिशन टू द लोअर ऑर्बिटल, या लोअर एनर्जी वाला जो ऑर्बिट होता है उस पर ट्रांजिशन होने वाला है। तो लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, which has protons and neutrons, and the lower energy orbital is given by n number। तो हमारा इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, m नंबर के ऑर्बिट से nth नंबर के ऑर्बिट पर जंप करेगा। सो ठीक है, अब यहां पर जब वो m नंबर के ऑर्बिट से nth नंबर के ऑर्बिट पर जंप करेगा तो इट विल इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड फोटोन की एनर्जी इज गिवन बाय h इंटू न्यू। ठीक है, और ये एनर्जी कितनी होगी, तो डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट एंड द लोअर ऑर्बिट, जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी का फोटोन इमिट होगा एज पर बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। सो आई एम राइटिंग हियर, बेसिक से मैं थ्योरी लिख लेता हूं। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन having charge E, having charge E, ठीक है, is transitioned from higher energy orbit, higher energy orbit M to lower energy orbit, lower energy orbit N। ठीक है, एंड वी नो एज पर बोर्स थर्ड पोस्टुलेट द एनर्जी विल बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। सो आई कैन राइट हियर एज पर बोर्स third postulate, energy will be emitted in the form of photon, in the form of photon. So energy of the photon is given by E is equal to energy at higher orbit Em minus energy at lower orbit En। अब एनर्जी एट हायर ऑर्बिट Em कितना होगा, दैट वुड बी माइनस ऑफ 1/8 देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर,
और एन स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो वो ऑर्बिट का नंबर होता है, तो यहाँ पर ऑर्बिट है एम नंबर का ऑर्बिट, सो आई एम राइटिंग एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर, ठीक है, माइनस nth नंबर के ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, सो दैट विल बी माइनस ऑफ 1/8 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रेज टू द पावर 4 एटॉमिक नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर, क्योंकि अब ऑर्बिट का नंबर ही क्या है, nth नंबर का ऑर्बिट है, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, 1/8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई रेज टू द पावर 4 जेड का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, तो ये सारा कॉमन ही निकल रहा है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। सो व्हाट वी विल बी हैविंग, एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज इक्वल टू 1/8 mass of electron charge on electron raised to the power 4 z square divided by, फिर हमारे पास क्या बचता है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एंड एच स्क्वायर, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज -1/m स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, ठीक है। इसको रिशफल कर लेते हैं। एज वेल एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे दिया जाता है, h इंटू न्यू के फॉर्म में दिया जाता है, सो h न्यू इज इक्वल टू 1/8 mass of electron e raised to the power 4 z square which is our atomic number divided by epsilon naught का square and h square, and here we can write 1/n square minus 1/m square। याद रखना n की जो वैल्यू है इट विल बी लेस देन m, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एनीवे अब देखो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है एच न्यू इज इक्वल टू 1/8, जो भी हमने यहाँ पर टर्म्स यूज किए हैं वो सारे टर्म्स ये बताता है कि फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी। और रिडबर्ग फॉर्मूला जो है वो हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं या सिर्फ वेवलेंथ कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले वेवलेंथ देख लेते हैं। तो वी नो दैट ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सी अपॉन लैम्बडा, सो आई एम राइटिंग हियर h इंटू सी बाय लैम्बडा, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू द रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विल रिमेन्स द सेम 1/8, नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रेस्ट टू द पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, ओके, एंड हियर वी विल हैव 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, सॉरी वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ के लिए h और c जो है इन्हें हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सो व्हाट वी विल हैव 1/λ इज इक्वल टू 1/8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई रेज टू द पावर 4 देन z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट वी हैव, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h का क्यूब आ जाएगा एंड c मल्टीप्लाइड बाय 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, ठीक है। नाउ आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला एज लाइक दिस, सो 1/λ इज इक्वल टू, मैं क्या कर लेता हूँ, देखिए z को मैं अलग रख लेता हूँ और बाकी जो सारी चीजें हैं वो तो सभी कांस्टेंट वाली है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स है विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की भी वैल्यू और प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट सारी वैल्यू फिक्स है, तो उनको मैं एक लेकर आता हूँ यहाँ पर। आई एम राइटिंग हियर 1/8 mass of electron e raised to the power 4 divided by epsilon naught square into h cube into c, ठीक है। बचता क्या है, z का स्क्वायर एंड वी हैव 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, एंड ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है जो कांस्टेंट से मिलकर बना है दिस इज नोन एज रीडबर्ग कांस्टेंट, इसे क्या कहा जाता है, रीडबर्ग कांस्टेंट। और ये जो फॉर्मूला है दिस होल फॉर्मूला इज योर रीडबर्ग फॉर्मूला। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको फिर से अच्छे से लिख लेते हैं। सो आई एम राइटिंग 1/λ इज इक्वल टू आर एच, व्हाट इज आर एच, आर एच इज माई रीडबर्ग कांस्टेंट, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज रीडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय z का स्क्वायर एंड 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, दिस इज माई रीडबर्ग फॉर्मूला, दिस वी हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज रीडबर्ग फॉर्मूला। यहां पर हम लिखेंगे आर एच इज रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। रीडबर्ग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या हुआ, 1/8
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का क्यूब एंड सी। ठीक है, इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखी जाए तो वो होती है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। अब ये मीटर इनवर्स क्यों आई है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मीटर इनवर्स में क्यों आई है, क्योंकि 1/λ है। जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर, एम स्क्वायर ये सारे तो नंबर्स है, नंबर को तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट आएगा मीटर इनवर्स में, मतलब लैम्बडा हमारा मीटर में हमें मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज माय रिडबर्ग कांस्टेंट, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है, चलेगा। सो रिडबर्ग फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है। रिडबर्ग फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि कितना एनर्जी जो इमिट होने वाला है या एब्जॉर्ब होने वाला है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अब अगर सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें, तो फॉर हाइड्रोजन एटम, सो हाइड्रोजन एटम में रिडबर्ग फॉर्मूले को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू आर एच, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, और जेड की वैल्यू क्या होती है हाइड्रोजन के लिए 1, एटॉमिक नंबर इज 1, सो जेड स्क्वायर हम हटा सकते हैं डायरेक्टली। सो आई कैन सिंपली राइट 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, वेयर n is inner orbit, m is outer orbit, and this is the simplified form of Rydberg formula for your hydrogen atom. Also please remember, अगर मुझे वेवलेंथ नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, जिस भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो एनर्जी है वो इमिट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 1/λ इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 1/n स्क्वेयर माइनस 1/m स्क्वेयर। तो हम एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए दोनों ही, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है क्या बन जाएगा, दैट वुड बी c/λ इज इक्वल टू आर एच सी जेड स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 1/n स्क्वेयर माइनस 1/m स्क्वेयर। सो सिंपली c/λ, ये जो c/λ है दैट इज माई फ्रीक्वेंसी, सो आई कैन राइट दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय आर एच इंटू जेड स्क्वेयर इंटू सी 1/n स्क्वेयर माइनस 1/m स्क्वेयर। ठीक है, और फिर सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें, सो हाइड्रोजन एटम के केस में z की वैल्यू होती है 1, सो हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1, सो दिस फॉर्मूला वुड बी इक्वल टू न्यू विच इज इक्वल टू आर एच इंटू सी 1/n स्क्वेयर माइनस 1/m स्क्वेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए टू फाइंड फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ light wave that will be emitted during the transition of electron from higher energy level to lower energy level। चलेगा। अब बस एक चीज और हमें समझनी होगी, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब आउटर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर जंप करता है, तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, अगर वो फर्स्ट एनर्जी स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट पर जाकर इमिट होता है तो हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे फोटोन के फॉर्म में इमिट करनी पड़ती है। सो जब भी ये ट्रांजिशन करेगा हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी इमिटेड एंड those emissions will be considered under लाइमन सीरीज। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से अगर लोअर ऑर्बिट मतलब ग्राउंड सीरीज में आएगा तो लाइमन सीरीज में हम उसको स्टडी करते हैं, वैसे ही फिर सेकंड ऑर्बिट पे अगर जंप करता है तो उसे बाल्मर, थर्ड ऑर्बिट में करता है तो पाश्चन, फोर्थ में करता है तो ब्रैकेट एंड फिफ्थ में करता है तो पीफंड सीरीज, ऐसे अलग अलग सीरीज में इनको स्टडी करते हैं। तो आगे आने वाले इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि अलग अलग ये जो सीरीज होती है इन्हें कैसे स्टडी करना होता है, और उन सारे सीरीज के लिए हम कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, रिडबर्ग के इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल कर दिया है। अगर मैं हाइड्रोजन के एटम की बात करूँ तो हम जानते हैं एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने इस एक ऑर्बिट में घूम रहा होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज electron which is revolving about the nucleus। okay, now the energy held by that hydrogen atom would be given as E is equal to, अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, और जो रिस्पेक्टिव ऑर्बिट होगा उसके हिसाब से हम ई एन की वैल्यू को रखते जाएंगे। सो ई एन वुड बी इज इक्वल टू -1/8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। इतनी एनर्जी होती है nth ऑर्बिट में। अगर पहले ऑर्बिट की बात करें जहां पे n की वैल्यू 1 है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है एट दैट फर्स्ट ऑर्बिट वुड बी गिवन बाय E1 वुड बी इज इक्वल टू, ये जो सारे
ये जो सारे एक्सप्रेशन है ये तो सेम ही रहेंगे, बस n की वैल्यू 1 रखते हैं। तो जैसे हम n की वैल्यू 1 रखेंगे वी नो हमें वैल्यू मिलती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर मैं दूसरे ऑर्बिट की बात करूं वेयर n इज इक्वल टू 2, सो E2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? E2 वुड बी -13.6 डिवाइडेड बाय, पहले केस में n की वैल्यू 1 थी तो 1 का स्क्वायर, अब सिर्फ क्या करना है n की वैल्यू को 2 पुट कर देना है। सो आई विल बी राइटिंग 2 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट -13.6 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट वुड बी इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप देखो E1 और E2 के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो ये है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मतलब अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसको कितनी एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन? दैट वुड बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम ये भी कह सकते हैं कि पहले ऑर्बिट से अगर उसको सेकंड ऑर्बिट में जंप करना होगा तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू बी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन? दैट वुड बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करें, सो फॉर थर्ड ऑर्बिट n की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 3। सो इफ आई सी n इज इक्वल टू 3, सो E2 क्या हो जाएगा? E2 इज नथिंग बट अगेन -13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर दैट इज 9। सो -13.6 डिवाइडेड बाय 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? दिस वैल्यू इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर यहाँ पर देखो आप तो सॉरी यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, E3। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कितना एनर्जी डिफरेंस है? 3.4 और 1.51 में नियरली 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज नियरली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। सो E3 से E2 पे जब वो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, सो अराउंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इमिट करेगा। वहीं पर अगर E3 से वो E1 पर जंप करता है तब कितनी एनर्जी इमिट होगी? तो नियरली 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट होगी। सो E3 और E2 के बीच में 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E3 एंड E1 के बीच में 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी का डिफरेंस है। जैसे ये E3 हमने कैलकुलेट किया वैसे ही हम E4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एनर्जी एट फोर्थ ऑर्बिटल वुड बी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर दैट इज 16। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है नियरली -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही हम E5 फाइंड कर सकते हैं, E6 फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो E2 और E1 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही अगर E3 और E2 के बीच का डिफरेंस कंसिडर करेंगे तो वो कितना मिल रहा है? नियरली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और सेकंड की एनर्जी में काफी बड़ा गैप है, लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच का ये जो गैप है वो एनर्जी लेवल के वाइज कम होते जा रहा है। देन थर्ड और फोर्थ के बीच का गैप तो और भी ज्यादा कम है। अगर आप यहां पर देखोगे तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आ रहा है, 1.51 एंड 0.85, इट इज नियरली गैप ऑफ 0.66। वैसे अगर E4 और E5 के बीच का अगर गैप की बात करेंगे तो वो और भी छोटा होते जाएगा। तो अगर मैं एनर्जी लेवल के हिसाब से अलग अलग लेवल्स ड्रॉ करूं, यहां पर देखिए एनर्जी लेवल ऑफ डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट को n इज इक्वल टू 1 मान रहे हैं, जहां पर एनर्जी कितनी दी है इलेक्ट्रॉन की? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट आफ्टर द ग्राउंड स्टेट, जहां पर n की वैल्यू 2 हो रही है, वहां पर एनर्जी कितनी बताई है मैंने? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर एज गैप बिटवीन द टू इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर आप और एक चीज देखो तो N3 और N2 के बीच का इलेक्ट्रॉन गैप कितना आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का गैप दैट इज 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स के, तो हमने देखने को मिलता है कि N1 और N2 का गैप काफी बड़ा है कंपेयर टू N3 एंड N2। और फिर अगर हम जाएंगे तो N4 N3 का गैप और छोटा होते जाएगा कंपेयर टू N3 N2। एंड सिमिलरली जैसे जैसे एनर्जी के लेवल्स बढ़ते जाएंगे हायर एनर्जी स्टेट, उनके बीच का जो एनर्जी का गैप है वो बहुत कम होते जाएगा। और जैसे जैसे हम इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये जो गैप है ये ऑलमोस्ट नील लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि इनके बीच में एनर्जी के लेवल्स के बीच में गैप है ही नहीं। चलिए फिर से लौट कर आते हैं डायग्राम पर। तो एज वी कैन सी फॉर n इज इक्वल टू 1 एनर्जी इज -13.6, फॉर 2 इट इज -3.4, फॉर 3 इट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोर्थ इज -0.85,
फिफ्थ के लिए -0.54, सिक्स के लिए -0.38। अगर इनके बीच में एनर्जी लेवल्स के गैप की बात करें सो आई कैन राइट हियर, जैसे मैंने E2 माइनस E1 1.89 लिखा है, वैसे ही E4 माइनस E3 हम लिख सकते हैं 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 और E4 के बीच का गैप होगा नियरली 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये गैप चलते रहेंगे। अब समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिए इस बात को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पर जंप कर रहा है, मतलब उसको एनर्जी कुछ इमिट करनी पड़ेगी, तो उसको कितनी एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी? दैट एनर्जी वुड बी इक्वल टू E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 की वैल्यू कितनी है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर सेकंड से ग्राउंड स्टेट पर जो पहला हमने ट्रांजिशन दिखाया है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन, और जो इन्फिनिटी से जंप करके ग्राउंड स्टेट पर आएगा इलेक्ट्रॉन तो उसके एनर्जी ट्रांजिशन को हमने बोला है सीरीज लिमिट। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड से फर्स्ट या फिर इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप कर रहा है विच इज में ग्राउंड स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी इमिट करता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, और इस पर्टिकुलर लाइट के स्पेक्ट्रम को हम लाइमन सीरीज के अंडर स्टडी करते हैं। तो अलग अलग जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने हाइड्रोजन एटम के केस में जो इलेक्ट्रॉन आउटर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप कर रहा था, तो वो जिस तरीके के लाइट इमिट कर रहा था उसके हिसाब से अलग अलग फिजिसिस्ट ने उनको स्टडी किया और उनके सीरीज को उन्हीं के नाम पर रखा गया। तो लाइमन ने स्टडी किया जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आउटर टू ग्राउंड स्टेट और एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइट के अल्ट्रावायलेट रीजन में आ रहा है, इसके लिए हम उसे लाइमन सीरीज कहेंगे। अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करूं तो बाल्मर सीरीज में जो फर्स्ट लाइन होगी दैट विल बी फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, और जो लास्ट उसकी सीरीज की लिमिट होगी दैट विल बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेकंड ऑर्बिट। उसी तरीके से बात करेंगे पाश्चन की, तो पाश्चन के लिए जो पहली लाइन होगी उसका स्टार्ट ही कहां पे हो रहा है? थर्ड ऑर्बिट पर हो रहा है, मतलब द फर्स्ट लाइन वुड बी फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड, एंड सीरीज की लिमिट होगी इन्फिनिटी से थर्ड लाइन की तरफ। यहां पर जो एनर्जी इमिट करेगा फोटोन, या फिर जो एनर्जी इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन दैट विल फॉल अंडर इंफ्रारेड रीजन, जबकि बाल्मर का फॉर्म होगा इन द विजिबल लाइट। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है। देन ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज में फर्स्ट लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है? फिफ्थ ऑर्बिट से। कौन से ऑर्बिट तक? फोर्थ ऑर्बिट तक, और जो लिमिट है वो है इन्फिनिटी से लेकर के आपकी फोर्थ ऑर्बिट की। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी इमिट होती है तो फोटोन की एनर्जी जो है वो इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड रीजन में है। वैसे ही अगर पीफंड की बात करें तो उसके लिए जो लोवेस्ट ऑर्बिट है पीफंड के लिए वो आपका फिफ्थ ऑर्बिट है, और जो हाईएस्ट ऑर्बिट से लोवेस्ट ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन आएगा अगेन दैट विल बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखिए, जब फर्स्ट लाइन की बात होगी चाहे किसी भी सीरीज में हो, लाइमन में हो, बाल्मर में हो, पाश्चन में हो, किसी में भी हो, अगर फर्स्ट लाइन की बात होगी तो वो कम से कम एनर्जी इमिट करेगा, क्योंकि देखिए सेकंड से फर्स्ट आए चाहे थर्ड से सेकंड आए, कंपैरिजन में फ्रॉम इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी इमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के लिए हमेशा फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, और जो सीरीज की लिमिट होती है उसके लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है, इतना याद रखना। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट लाइन की बात हो या कोई भी इंटरमीडिएट लाइन या सीरीज लिमिट की लाइन, हमें अगर पता करना होगा कि कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, उसकी जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है, तो कैसे कैलकुलेट करना है? उसे कैलकुलेट करने के लिए हम रीडबर्ग फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं लाइमन सीरीज को स्टडी कर रहा हूं, सो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। तो यहां पे हमेशा जो लोअर ऑर्बिट होगा, लोअर ऑर्बिट, तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट एन की वैल्यू वहां पर 1 होगी, और जो हायर ऑर्बिट होगा, ठीक है, हायर ऑर्बिट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एन, हायर ऑर्बिट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एम। तो हायर ऑर्बिट को अगर मैं एम कहता हूं सो एम का वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, इतना याद रखना है। ठीक है, चलो अगर फर्स्ट लाइन की बात करें, फर्स्ट लाइन इन केस ऑफ लाइमन सीरीज, तो हम यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं फर्स्ट लाइन इज इन बिटवीन सेकंड एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट ग्राउंड एनर्जी स्टेट, मतलब एम की वैल्यू 2 होगी, हायर ऑर्बिट की वैल्यू 2 होगी, और जो लोवेस्ट ऑर्बिट है एन की वैल्यू 1 होगी। सो आई एम राइटिंग फॉर फर्स्ट लाइन लोअर ऑर्बिट इज 1 वेयर एट हायर ऑर्बिट एम की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 2। और अगर मैं सीरीज लिमिट की बात करूं, सीरीज लिमिट मतलब कहां पे ये लिमिट खत्म होती है लाइमन सीरीज की? वहां पर लोअर जो वैल्यू है
ऑर्बिट की दैट इज एन, एंड हायर जो ऑर्बिट है वो कौन सा है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी पर जो ऑर्बिट है वो है। सो आई एम सिंपली राइटिंग दैट सीरीज लिमिट वेयर m का वैल्यू होगा फ्रॉम इन्फिनिटी। अब अगर इनके बीच में किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और मुझे अगर उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, द रिडबर्ग फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग इज इक्वल इज 1/λ रिडबर्ग कांस्टेंट। एटॉमिक अगर स्पेक्ट्रम हम हाइड्रोजन के लिए स्टडी कर रहे हैं तो h की वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली आई एम राइटिंग 1 अपॉन, देखिए n स्क्वायर माइनस 1/m² होता है। तो फर्स्ट लाइन के लिए रिडबर्ग फॉर्मूला बनेगा 1/λ1 इज इक्वल टू RH 1/n की वैल्यू तो 1 ही होगी, सो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1/m की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट लाइन के लिए m की वैल्यू होती है 2, सो 2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। ओके, सो 1 माइनस 1/4 इज 3/4, सो हम सिंपली 1/λ1 को लिख सकते हैं 3/4 टाइम्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूं लिमिट, सीरीज लिमिट, तो सीरीज लिमिट के लिए रिडबर्ग फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, दैट वुड बी 1/λ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जंप करने वाला है, सो 1/λ इन्फिनिटी इज रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय, लोवेस्ट तो हमेशा 1 ही होगा ऑर्बिट जो आपका ग्राउंड स्टेट है, सो दैट वुड बी 1 माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी होगा, सो 1/इन्फिनिटी इज 0, सो अल्टीमेटली 1/λ इन्फिनिटी फॉर your series limit in case of Lyman series would be equal to RH, that is Rydberg कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी आपसे पूछते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, तो फ्रीक्वेंसी के केस में कुछ नहीं करना है आपको, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, बस उसमें क्या करना है, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला आएगा RH इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय 1/n² माइनस 1/m²। आगे हम इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो देखेंगे तो ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने लाइमन सीरीज के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज के बारे में। देखिए, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि लाइमन के बाद बाल्मर आ रहा है या कौन सा सीरीज आ रहा है, तो सबसे पहले 3 सीरीज याद रख लेना। इसको हम हिस्ट्री के हिसाब से, अगर आपको याद हो तो हिस्ट्री में हमने जो मूवमेंट्स होती है ना, फ्रीडम मूवमेंट्स, वहाँ पर लाल बाल पाल ऐसा नाम सुना था। लाल बाल पाल क्या होता है, लाल इज फॉर लाला लजपत राय, बाल इज फॉर बाल गंगाधर तिलक, है ना, लाल बाल और पाल, पाल क्या होता है, बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल से लाल इज फॉर लाइमन, बाल इज फॉर बाल्मर, पाल इज फॉर पाश्चन, सो लाइमन बाल्मर पाश्चन। फिर आता है ब्रैकेट एंड पी फंड, तो पी फंड से ऐसे याद रखना, पी इज फॉर 5, 5 जिसको हम बोलते हैं पी से 5, तो ये लास्ट वाली सीरीज हो गई, तो बीच में बचता कौन है, फिर ब्रैकेट बचता है। तो इस तरीके से भी आप सीक्वेंस को याद कर सकते हो, लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज के लिए। तो सबसे पहले हमने लाइमन सीरीज की बात कर ली, अब हम बात करेंगे बाल्मर सीरीज के बारे में। सो सेकंड इज योर बाल्मर सीरीज। नाउ बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करता है, फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड ऑर्बिट। तो हम यहाँ बोल सकते हैं भैया बाल्मर सीरीज में माय लोअर ऑर्बिट, लोअर इज n का वैल्यू होगा 2, और हायर का जो वैल्यू है, हायर के लिए ऑर्बिट का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 2, सो m वुड बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं बाल्मर के लिए, फर्स्ट लाइन, तो आइए डायग्राम पर लोड कराते हैं। देखिए, बाल्मर के लिए जो फर्स्ट लाइन है, इट इज फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, और उसके लिए जो लिमिट होगा दैट वुड बी फ्रॉम हायर, दैट इज इन्फिनिटी टू second orbit. So third to second is first line and infinity to second is your last line, या उस सीरीज की लिमिट होगी। अब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी इमिट करेगा दैट विल फॉल अंडर विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, ये हमें अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट से जब वो सेकंड ऑर्बिट पर जंप करेगा फर्स्ट लाइन के केस में, तो लोअर एनर्जी इमिट करेगा। वही अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से जंप कर रहा है सेकंड ऑर्बिट पर, वो ज़्यादा एनर्जी इमिट करेगा। थर्ड से सेकंड पर जंप करेगा तो कितनी एनर्जी उसको इमिट करनी पड़ेगी, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इन्फिनिटी से यहाँ पर जंप करेगा तब कितनी एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी, तो दैट वुड बी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही देखिए, मैंने बोला था सेकंड टू फर्स्ट आएगा लाइमन में, तो हमें तो कितनी एनर्जी इमिट होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही अगर इन्फिनिटी से फर्स्ट पर जंप करेगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो हम लिख लेते हैं आगे। चलिए, क्या बात कर रहे थे, बाल्मर की। तो बाल्मर के लिए फर्स्ट लाइन में n की वैल्यू होगी
2 और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 3। फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला रिडबर्ग फॉर्मूला से हम निकालेंगे तो 1/λ2 बोल सकते हैं, या फिर आपको जो लिखना है लिखिए। सो आई एम सिंपली राइटिंग 1/λ दैट वुड बी इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए, फर्स्ट लाइन के लिए। अगर मैं सेकंड लाइन की या मान लीजिए, अब सेकंड नहीं, डायरेक्टली सीरीज लिमिट की बात कर रहा हूं, तो बाल्मर के लिए जो सीरीज लिमिट है, उस सीरीज लिमिट के लिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमेशा दो, लेकिन m की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। तो इस केस में जो फॉर्मूला निकल आएगा वेवलेंथ के लिए, दैट वुड बी 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इन्फिनिटी, एंड अल्टीमेटली RH अपॉन दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 4, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ योर पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, सीरीज लिमिट के लिए। और ये जो फॉल करता है किस रीजन में फॉल करता है, कौन से लाइट के स्पेक्ट्रम में फॉल करता है, सो इट फॉल्स अंडर विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। चलेगा, ठीक है। फिर अगर मैं थर्ड की बात करूं, पाश्चन सीरीज, तो चलो पाश्चन सीरीज के लिए देख लेते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर फॉर पाश्चन सीरीज, फॉर पाश्चन। नाउ इन केस ऑफ पाश्चन सीरीज, जो आपका लोअर ऑर्बिट है n की वैल्यू होगी 3, और जो हायर ऑर्बिट है दैट वुड बी m विल बी ग्रेटर देन 3, m विल बी ग्रेटर देन 3। तो फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, जो हाईएस्ट वेवलेंथ वाली लाइन होगी। यहाँ पर n की वैल्यू होगी 3 और m की वैल्यू होगी 4। सो 1/λ दैट इज वेवलेंथ फॉर फर्स्ट लाइन वुड बी गिवन बाय रिडबर्ग कांस्टेंट 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक है, और जो सीरीज लिमिट है पाश्चन के लिए, सीरीज लिमिट दैट विल बी गिवन बाय 1/λ इज इक्वल टू RH। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, चलो पहले लिख लेता हूँ मैं। फॉर सीरीज लिमिट n इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देयरफॉर सीरीज लिमिट के लिए वेवलेंथ कैन बी फाउंड एज 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/3 स्क्वायर minus 1/infinity that is 1. So RH divided by 9 that would be the value of frequency wavelength. So wavelength आप चाहो तो लिख सकते हो लैम्बडा इज इक्वल टू n/RH। ठीक है, और ये कौन से स्पेक्ट्रम में फॉल करता है, इसको अच्छे से याद रखिए, ये फॉल करता है लाइट के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। लोवेस्ट वेवलेंथ इज योर फर्स्ट लाइन, हाईएस्ट वेवलेंथ इज योर फर्स्ट लाइन एंड लोवेस्ट वेवलेंथ इज योर सीरीज लिमिट वाला लाइन। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे ब्रैकेट सीरीज एंड पीफंड सीरीज की। तो ब्रैकेट और पीफंड में हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट। सो ब्रैकेट सीरीज में लोवेस्ट है n, सो n की वैल्यू होगी 4, n की वैल्यू है 4, और जो m की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 4, सो m इज ग्रेटर देन 4। उसमें अगर फर्स्ट लाइन की बात करें, तो फर्स्ट लाइन में हम जानते हैं n वुड बी 4 एंड m वुड बी 5, एंड जो आपका वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा दैट वुड बी 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर फर्स्ट लाइन के लिए। और जो सीरीज लिमिट होगा, सीरीज लिमिट उसे क्या लेना पड़ेगा, n इज इक्वल टू सीरीज लिमिट के लिए n की वैल्यू तो 4 होगी, m की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। सो 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/4 स्क्वायर माइनस 1। सो बेसिकली RH डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, 1/λ ये आ जाएगा। कौन से पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में फॉल करता है ये, दिस फॉल्स अंडर नियर इंफ्रारेड। ठीक है, वैसे ही हम पीफंड की भी बात करेंगे। यहाँ पर कौन से स्पेक्ट्रम में कैसे फॉल करता है, ये डिपेंड करता है वो कितनी वेवलेंथ का लाइट इमिट करता है। तो वेवलेंथ धीरे धीरे कम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो कम होते जाएगा। एनर्जी कम होते जाएगा तो कम एनर्जी वाले फोटॉन दैट इज इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, ये सब इमिट होते रहेंगे। ठीक है, अब बाल्मर के बाद अब ब्रैकेट के बाद हम देख लेते हैं लास्ट, दैट इज पीफंड सीरीज। सो फिफ्थ इज माय पीफंड सीरीज। पीफंड सीरीज में जो लोवेस्ट ऑर्बिट है n की वैल्यू है 5। ठीक है, लास्ट टाइम इट वाज 4, n की वैल्यू 5, तो m की वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। फर्स्ट लाइन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 5 और m की वैल्यू होगी 6। वहां पर 1/λ वुड बी इक्वल टू
रिडबर्ग कांस्टेंट 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। और अगर सीरीज लिमिट की बात करें सो पी फंड के लिए सीरीज लिमिट जो है वो आएगी n इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो 1/λ वुड बी आर एच 1/5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 1 ही बचेगा। सो आर एच अपॉन 25 1/λ। ठीक है, सो लैम्बडा हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय आर एच एंड वी कैन सिंपली गेट द रिक्वायर्ड वेवलेंथ। अगर आप इसको c से मल्टीप्लाई कर लो आगे तो ये आपको उस पर्टिकुलर लिमिट के लिए या उस पर्टिकुलर लाइन के लिए जो एनर्जी इमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे देगा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ इतनी सारी बातें हमने डिस्कस करी। एक बार अगर हम आएंगे किस पर, हमारे इस डायग्राम पर, तो हम देख पा रहे हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकंड लाइन एंड फर्स्ट लाइन, sorry, energy difference between second orbit and first orbit. For the Lyman series it is 10.2 electron volt, or for last series last line it is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहेगा। बाल्मर के केस में फर्स्ट लाइन के लिए जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट फॉर सीरीज लिमिट द एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पास्चन की बात करें तो पास्चन के केस में फर्स्ट लाइन के लिए जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट वुड बी 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फॉर लास्ट लाइन द इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी इमिट करेगा, तो फॉर लास्ट लाइन इट वुड बी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी इमिट करेगा। ब्रैकेट में फर्स्ट लाइन के लिए एनर्जी डिफरेंस है 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर लास्ट लाइन इट इज 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी के लिए वैसे ही अगर पी फंड सीरीज में बात करें तो फर्स्ट लाइन के लिए कितनी एनर्जी उसको इमिट करनी पड़ेगी, फर्स्ट लाइन के लिए देखो 0.54 माइनस 0.38 आप करेंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी द एनर्जी इमिटेड फॉर फर्स्ट लाइन। और अगर मैं इन्फिनिटी से आने वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स, इनफाइनाइट ऑर्बिट से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसे कितनी एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी टू गेट एट द फिफ्थ ऑर्बिटल, दैट वुड बी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए इन नटशेल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इन अ टेबुलर फॉर्म। तो अगर टैबलेट की इस टेबल की बात करें तो यहाँ पर देखिए सीरीज नेम, इनर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट और कौन से स्पेक्ट्रम में फॉल कर रहा है उसको हमने लिखा है। सो लाइमन के लिए बात करते हैं तो उसका जो इनर ऑर्बिट है, जो लोवेस्ट ऑर्बिट है उसे हम 1 कहेंगे, आउटर ऑर्बिट इज ग्रेटर देन 1। कौन से स्पेक्ट्रम में फॉल करता है लाइट के, अल्ट्रावायलेट रीजन में। अगर फर्स्ट लाइन की बात करें तो एन की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 2 होगी, और एनर्जी डिफरेंस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर सीरीज लिमिट की बात करें तो लोअर या फिर जो इनर ऑर्बिट है दैट इज 1 एंड द आउटर ऑर्बिट जो होगा वो इन्फिनिटी पे है। तो इस दौरान जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एज वी हैव ऑलरेडी सीन इट। सिमिलरली फॉर बाल्मर लोअर ऑर्बिट इज या फिर इनर ऑर्बिट जो है वो 1 है, आउटर ऑर्बिट इज ग्रेटर देन 1। विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में एनर्जी इमिट होती है बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। और फिर अगर आपको लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी भी लेकर जाना होगा तो कितनी एनर्जी देना पड़ेगा, जो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में जो लाइट की एनर्जी होती है उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी टू गेट इट जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। एनीवे, सो यहाँ पर अगर फर्स्ट लाइन की बात करें तो लोवेस्ट है या फिर इनर मोस्ट ऑर्बिट है वो है सेकंड ऑर्बिट, और जो हायर ऑर्बिट होगा दैट वुड बी थर्ड ऑर्बिट फॉर फर्स्ट लाइन। वही अगर मैं इनफाइनाइट मतलब सीरीज लिमिट की बात करूँ तो आउटर ऑर्बिट वुड बी एट इन्फिनिटी। ठीक है, एनर्जी लेवल की बात करें तो फर्स्ट लाइन के लिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच वाज 1.89। ठीक है, तो हमने यहाँ पर राउंड ऑफ करके 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया है। और अगर मैं लास्ट सीरीज लिमिट की बात करूँ तो वो आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड के लिए रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पर मैंने लिख कर दी है, यू कैन गो थ्रू देम वंस। और अगर आप इस टेबल को अपने नोट्स में भी लिख कर रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करने पर ये काफ़ी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग सीईटी का क्वेश्चन। ठीक है, चलो, सो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर्स के कुछ 1-2 क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो सबसे पहले क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड इन अ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज गिवन बाय इक्वेशन। ये उन्होंने इक्वेशन देकर रखा है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब देखिए 1/3 का स्क्वायर है मतलब इनर ऑर्बिट का स्क्वायर, जो इनर ऑर्बिट है वो अपना थर्ड वाला इनर ऑर्बिट है, और थर्ड वाला इनर ऑर्बिट कौन सा होता है, लाल बाल पाल, पाल मतलब
पाश्चन सीरीज वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर जो इक्वेशन है वो पाश्चन वाला इक्वेशन है। आगे बोला क्या है, वेयर एन मतलब आउटर ऑर्बिट यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, एन इज इक्वल टू 4 5 6 7। ठीक है, तो निश्चित तौर पर पाश्चन की बात हो रही है। और पाश्चन कौन से स्पेक्ट्रम में फॉल करता है, वो होता है इंफ्रारेड वाले स्पेक्ट्रम में। ये बात शायद से मेरी बताने के लिए छूट गई है, देख लेते हैं। सो पाश्चन सीरीज है इंफ्रारेड में फॉल करता है, ब्रैकेट जो है वो नियर इंफ्रारेड रीजन में, और जो पीफंड सीरीज है वो फार इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है। जो लाइट इमिट होता है या एनर्जी इमिट होती है, इट फॉल्स अंडर फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम फॉर पीफंड सीरीज, नियर इंफ्रारेड फॉर ब्रैकेट सीरीज एंड इंफ्रारेड फॉर पाश्चन सीरीज। ठीक है, चलो अब यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। सो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है यहाँ से हमें पता चला है पाश्चन सीरीज का फॉर्मूला है। आर को उन्होंने रिडबर्ग कांस्टेंट बोला है और बोला है आइडेंटिफाई सीरीज एंड वेवलेंथ रीजन। तो भैया सीधी सीधी बात है, सीरीज तो होगी पाश्चन सीरीज, और जो स्पेक्ट्रम होता है वो इंफ्रारेड रीजन में, मतलब पाश्चन इंफ्रारेड। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इन रिटर्निंग टू ग्राउंड स्टेट, द क्वांटम नंबर एन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज। जैसे उन्होंने बोला है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हाइड्रोजन जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब आउटर ऑर्बिट में है, वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो आपको पूछा है जो एक्साइटेड स्टेट है उसका ऑर्बिट नंबर कौन सा है। ठीक है, यहां पर जो एक्साइटेड स्टेट है उसका ऑर्बिट नंबर एन का पूछा है, तो आप क्या बताओगे। देखो किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा दैट वुड बी गिवन बाय 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, आर के फॉर्म में 1 अपॉन एन स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वेयर। तो यहां पर एक्चुअली उन्होंने एम की वैल्यू हमें पूछी है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं क्या होगा। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वेयर इज 1 माइनस 1 अपॉन एम की जगह हम वर्ड यूज करेंगे एन। एम की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, एन, उन्होंने बोला है इसलिए। सो आई एम राइटिंग 1 अपॉन एन स्क्वेयर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा सिंपल है। आई एम राइटिंग 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। एन की वैल्यू फाइंड करना है, सो दिस इज 1 अपॉन लैम्बडा इंटू आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। सो आई कैन राइट 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन लैम्बडा आर। सो सिंपली आप यहाँ ये लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन लैम्बडा आर, दिस इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। एंड देयरफॉर अगर आप यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, सो ये हो जाएगा लैम्बडा आर डिवाइडेड बाय लैम्बडा आर माइनस 1, लैम्बडा आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। और अगर सिर्फ एन लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ लैम्बडा आर अपॉन लैम्बडा आर माइनस 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है यहाँ पर, ये बी ऑप्शन मैच करता है। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज से जुड़े क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। चलो देखते हैं। सो ये एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, उसमें का सब क्वेश्चन 5 है। क्या दिया है, शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज, फ्रीक्वेंसी की बात करी है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग फ्रीक्वेंसीज। लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब जो सीरीज लिमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, अब लाइमन की जो फर्स्ट लाइन फ्रीक्वेंसी होगी, बोला ही है यहाँ पे फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज का फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट लाइन फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन के ऑर्बिट का नंबर लिख लेते हैं। सो जो इनर ऑर्बिट है, इनर एन की वैल्यू क्या होती है लाइमन में 1, और जो आउटर ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट में फर्स्ट लाइन के लिए आउटर ऑर्बिट में एम की वैल्यू होती है 2। ठीक है, अब अगर इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए सबसे पहले तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला है रिडबर्ग फॉर्मूला, विच इज गिवन बाय 1 अपॉन लैम्बडा रिडबर्ग आर एच इंटू जेड का स्क्वेयर 1 अपॉन एन स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वेयर, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर अगर हाइड्रोजन एटम होता तो जेड की वैल्यू 1 ले लेते हैं, और फिर बचता क्या है आर एच इंटू 1 अपॉन एन स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वेयर। अब हमें कोई ऐसा बोला नहीं है हाइड्रोजन ही एटम है करके, लेकिन अगर माने तो एच को निकाल सकते हैं। एनीवे आई एम कीपिंग इट एज इट इज। सो फॉर फर्स्ट लाइन
द लैम्बडा का वैल्यू विल बिकम 1/λ आर एच 1/1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1/m स्क्वायर इज वॉट 1/4, क्योंकि m की वैल्यू 2 है, सो 1 माइनस 1/4 इज 3/4, सो आई एम राइटिंग 1/λ इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर z छूट गया था मेरा, 3/4 टाइम्स ऑफ आर एच इंटू जेड का स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज फॉर वेवलेंथ, ये वेवलेंथ के लिए हम एक्सप्रेशन ले सकते हैं जहां पर लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 4/3 आर एच इंटू जेड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी पूछूं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो न्यू वन, या फिर आप लीजिए न्यू फॉर लैम्बडा फर्स्ट, न्यू फॉर लाइमन का फर्स्ट लाइन वुड बी इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा वन विच इज नथिंग बट 3/4 टाइम्स ऑफ आर एच इंटू जेड स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय सी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट। तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं यहां पर लिख रहा हूं, सिंपल एक अगर वर्ड में लिखना है, सो न्यू L1 लाइमन के फर्स्ट लाइन का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सी इंटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। ठीक है, ये है मेरा पहले लाइन का फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट लाइन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर रहा हूं। नेक्स्ट हमें बोला है वी हैव टू शो डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइमन एंड बाल्मर, इतना ही आएगा। तो चलो अभी लाइमन एंड बाल्मर के लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं। सो सेकंड, लाइमन में सीरीज लिमिट और सीरीज लिमिट में n की वैल्यू होती है 1 और m की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो यहाँ इस केस में हम लिख सकते हैं फॉर सीरीज लिमिट द फ्रीक्वेंसी वुड बी, फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिखेंगे c अपॉन लैम्बडा। तो स्टार्ट ऐसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू फॉर लाइमन इन्फिनिटी, सीरीज लिमिट के लिए न्यू फॉर लाइमन इन्फिनिटी वुड बी इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा दैट इज गिवन बाय रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर इंटू सी 1 अपॉन, इनर तो है 1 ही, तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। सो क्या बचा है हमारे पास, न्यू एल इन्फिनिटी दैट इज लाइमन सीरीज के लिए फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय आर एच जेड स्क्वायर इंटू सी, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। चलिए लाइमन के लिए फर्स्ट लाइन हो गया और लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई। अब हम थर्ड दैट इज बाल्मर के लिए देखते हैं, है ना, वही तो पूछा है हमें, लिमिटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइमन एंड बाल्मर। तो बाल्मर की लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। सो फॉर बाल्मर, उसके लिए सीरीज लिमिट कहाँ पर होता है, सीरीज लिमिट उसके लिए बाल्मर के लिए जो पहला इनर ऑर्बिट होता है दिट इज n गिवन बाय 2, और जो m है m की वैल्यू तो फिर से इन्फिनिटी होगी। सो आई कैन सिंपली राइट न्यू फॉर बाल्मर का सीरीज लिमिट इज इक्वल टू 1/, c बाय लैम्बडा, तो उसको छोड़ देते हैं, डायरेक्टली लिख लेंगे आर एच इंटू जेड स्क्वेयर इंटू सी 1/, n की वैल्यू है 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो आई एम सिंपली राइटिंग 1/4, तो ये हो जाएगा आर एच जेड स्क्वेयर सी डिवाइडेड बाय 4, दिस इज फ्रीक्वेंसी फॉर बाल्मर का सीरीज लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर बाल्मर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को एक दूसरे से सबट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम, तो क्या होगा, न्यू फॉर लाइमन का सीरीज लिमिट माइनस न्यू फॉर बाल्मर का सीरीज लिमिट, तो ये हो जाएगा आर एच जेड स्क्वेयर इंटू सी माइनस आर एच जेड स्क्वेयर सी अपॉन 4, तो आंसर वुड बी 3/4 टाइम्स ऑफ आर एच दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वेयर इंटू सी, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये है इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन इन केस ऑफ लाइमन 3/4 आर एच इंटू जेड स्क्वेयर। सो आई कैन सिंपली राइट this equals to
इक्वल्स टू फर्स्ट लाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन, ठीक है, फर्स्ट लाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहां पर बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, -1/8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वही होता है ना, -1/8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रेज़ टू द पावर 4 z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर एंड h स्क्वायर, ठीक है। तो nth ऑर्बिट में इतनी एनर्जी होगी किसी इलेक्ट्रॉन के पास। तो इस फॉर्मूला को रेफरेंस लेके उन्होंने बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट of hydrogen atom, derive the formula for the wavelength of Lyman and Balmer series spectral lines and determine the shortest wavelength for both। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाला था या फिर जो रिडबर्ग फॉर्मूला निकाला था 1/लैम्बडा आर एच दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, इसको क्या करना है, डिराइव करना है। जो हमने पहले ही कर लिया है उसे हम यहाँ पर अब फिर से डिराइव नहीं करते बैठेंगे, वो आपको इंडिविजुअली जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर अलग से करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट इसके सेकंड पार्ट पर जाएंगे। सेकंड पार्ट में हमें पूछा है derive the formula for wavelength of Lyman and Balmer series spectral lines and determine shortest wavelength। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला लेकर आ रहा हूँ 1/लैम्बडा विच इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। और देखिए किस एटम के लिए बोला है, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के केस में z की वैल्यू होती है 1, सो आई एम नॉट राइटिंग z स्क्वायर हियर, आई एम डायरेक्टली राइटिंग 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर सच दैट, यहाँ पर एक चीज याद रखना, n इज लेस देन m, ठीक है। यहाँ इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइमन और बाल्मर के लिए जो सीरीज का स्पेक्ट्रल लाइन होते हैं उनके लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉर सीरीज लिमिट इन लाइमन, सो फॉर सीरीज लिमिट इन लाइमन n की वैल्यू होती है 1 और m की वैल्यू होती है इन्फिनिटी सीरीज लिमिट के लिए। सो 1/लैम्बडा इन्फिनिटी किसके लिए, फॉर लाइमन वुड बी इक्वल टू आर एच 1/1 का स्क्वायर माइनस 0, सो दैट वुड बी सिंपली आर एच। सो 1/लैम्बडा इन्फिनिटी फॉर लाइमन, ठीक है। सो आई कैन सिंपली राइट हियर लैम्बडा for series limit in case of Lyman would be equal to 1/RH, ठीक है। वैसे ही अब सीरीज लिमिट किसके लिए पूछा है, लाइमन एंड बाल्मर, तो बाल्मर के केस में देख लेते हैं। तो सेकंडली फॉर बाल्मर, ठीक है, सीरीज लिमिट के लिए n का फॉर्मूला होगा 2 और m का फॉर्मूला होगा इन्फिनिटी। सो 1/लैम्बडा इन्फिनिटी सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर will be equal to your Rydberg constant multiplied by 1/2 का square is 4 minus 1/infinity is 0, so ultimately it is RH, that is Rydberg constant divided by 4 which is 1/लैम्बडा इन्फिनिटी फॉर बाल्मर, ठीक है। चलो सो बाल्मर के लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्बडा इन्फिनिटी फॉर बाल्मर वुड बी इक्वल टू 4/RH, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मीटर ये सारे दोनों वेवलेंथ हमें मिलेगी, रहेगा याद। चलिए अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या दिया है, डिटरमाइन द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर, पाश्चन एंड पीफन सीरीज गिवन द लिमिट फॉर लाइमन सीरीज इज n लैम्बडा इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं और क्या पूछा है उसको समझते हैं। फर्स्ट हमें लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट देकर रखी है, सो लैम्बडा इनफाइनाइट फॉर लाइमन इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और हमें पूछा है डिटरमाइन द सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर, पाश्चन एंड पीफन, सो we have to find lambda series limit for
बाल्मर series limit for Paschen and series limit for Pfund। ठीक है, ऐसे पूछा है। तो जो डेटा गिवन है उससे पहले हम कुछ रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। सो वी नो फॉर सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट याद रखना, लाइमन के लिए n की वैल्यू होगी 1 और m की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ठीक है, m की वैल्यू इक्वल्स टू इन्फिनिटी। चलो यहां तक पहुंच गए। देयर फोर फ्रॉम फॉर्मूला आई कैन राइट 1 अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी फॉर लाइमन। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है, सो 1 अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी फॉर लाइमन वुड बी इक्वल टू, एज पर फॉर्मूला रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1, सो यहाँ पर सिंपली आर एच ही आएगा। कैसे आएगा, सो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इज, वो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आएगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो ये सब हटा दे रहा हूँ मैं। सो आई एम ओनली हैविंग आर एच। तो यहाँ पर देखिए जो लैम्बडा की वैल्यू है, ये देखिए जो लैम्बडा की वैल्यू है फॉर लाइमन इट इज गिवन एज 1 अपॉन 912 एंगस्ट्रॉम। तो मैं क्या कर लेता हूं, इस आर एच की वैल्यू को आई एम राइटिंग 1 अपॉन सी 1 अपॉन 912 इज इक्वल टू आर एच। ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये सारी वैल्यू किसके टर्म्स में है, आर एच की, एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया एंगस्ट्रॉम इनवर्स, दिस इज एंगस्ट्रॉम इनवर्स हो गया। अब फॉर सीरीज लिमिट इन केस ऑफ पाश्चन, बाल्मर और पीफंड देख लेते हैं। सो सेकेंडरी फॉर पाश्चन, या फिर सबसे पहले लेंगे बाल्मर, फॉर बाल्मर। चलिए सीरीज लिमिट देख लेते हैं। सीरीज लिमिट जिसमें n की वैल्यू होती है, बाल्मर में n की वैल्यू होती है 2 और m की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। सो आई कैन राइट 1 अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी फॉर बाल्मर is equal to RH which is my Rydberg constant multiplied by 1 upon 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ये तो होता है डायरेक्टली 0, सो व्हाट वी हैव इज RH अपॉन 4, इतना ही रहेगा हमारे पास, एंड दैट इज 1 अपॉन लैम्बडा फॉर सीरीज लिमिट इन केस ऑफ बाल्मर। ठीक है, तो आई कैन राइट लैम्बडा फॉर बाल्मर, लैम्बडा फॉर बाल्मर वुड बी 4 अपॉन आर एच, 4 अपॉन आर एच। लेकिन आर एच की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, आर एच इज 1 अपॉन 912 लैम्बडा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर लैम्बडा फॉर बाल्मर in case of series limit would be equal to 4 upon 1 upon 912 angstrom. So it would be simply 4 into 912 angstrom, और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 9 4 जा 36 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो सीरीज लिमिट का जो वेवलेंथ होगा फॉर योर बाल्मर वुड बी 3648 एंगस्ट्रॉम, अगर सीरीज लिमिट फॉर लाइमन आपको पता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, बाल्मर के लिए फाइंड कर लिया। अब हम पाश्चन और पीफंड के लिए फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पाश्चन। सो थर्ड इज फॉर पाश्चन। नाउ पाश्चन में जो सीरीज लिमिट है उसकी वैल्यू क्या है, n की वैल्यू होती है 3 और m की वैल्यू होती है इन्फिनिटी सीरीज लिमिट के लिए। नाउ देयरफॉर 1 अपॉन वेवलेंथ फॉर सीरीज लिमिट इन केस ऑफ पाश्चन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस, ये तो 0 ही है तो इसको हटा दे रहा हूं मैं। सो आई कैन सिंपली राइट लैम्बडा इन केस ऑफ सीरीज लिमिट फॉर पाश्चन वुड बी 9 डिवाइडेड बाय Rydberg constant, और Rydberg constant की वैल्यू भी है 1 अपॉन 912 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम लाइमन सीरीज। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्बडा फॉर पाश्चन फॉर इट्स सीरीज लिमिट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 912, सो दैट वुड बी सिंपली 9 इंटू 912। चलो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 इज 18, देन 18 उसका 8 आया, फिर आया
1, so 9 ones are 9 and 1 is 10, 10 का 0, then again we have 1, 9 nines are 81, 81 and 1 is 82, so 8208 एंगस्ट्रॉम, 8208 एंगस्ट्रॉम। ये किसकी वैल्यू है? लैम्बडा फॉर सीरीज लिमिट इन केस ऑफ पास्चन। चलेगा। लास्ट वी हैव पी फंड, सो लेट्स सी। फोर्थ वी हैव पी फंड। सो पी फंड सीरीज के लिए सीरीज लिमिट कितना है? एन की वैल्यू, एन की वैल्यू होती है 5 और एम की वैल्यू इन केस ऑफ सीरीज लिमिट इज इट ऑलवेज infinity. So I can simply write 1 upon lambda infinity for your p fund would be equal to Rydberg constant multiplied by 1 upon 5 square is what? 1 upon 25 minus 1 upon infinity is 0, that I am not considering at all. So lambda infinity for p fund would be equal to 25 divided by RH, and RH is 1 upon 912 angstrom. So I am simply writing 25 into 912. ये कितना हो जाएगा? 25 into 2 is 50, 0. Then again I have 5, 25 ones are 25 and 5 is 30, 30 से फिर 0 and then I have 3, 25 9 से कितना होगा? 225, 225 plus 225 plus 3 is 228, तो 228 angstrom. This is the lambda for infinite सीरीज लिमिट इन केस ऑफ पी फंड। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है। चलो, तो दिस वाज फॉर पास्चन एंड दिस वाज फॉर बाल्मर सीरीज लिमिट। अगर हमारे पास सीरीज लिमिट की वैल्यू अवेलेबल थी फॉर लाइमन। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी एंड वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब नए टॉपिक पर जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक कुछ 1 मार्कर या 2 मार्कर लेवल के क्वेश्चंस है सॉल्व्ड एग्जांपल, उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए एग्जांपल नंबर 15.3 में, डिटरमाइन द एनर्जीज ऑफ फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, व्हाट आर द एक्साइटेशन एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोज ऑर्बिट्स। तो देखो, सबसे पहले हमें बात करनी है हाइड्रोजन एटम की, और मान लेता हूँ कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने ग्राउंड स्टेट पर होगा। तो लेट्स से दिस इज अ ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ग्राउंड स्टेट में मतलब कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है? फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। और बोला है यहाँ पर एग्जांपल में, डिटरमाइन द एनर्जीज ऑफ फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट में जो पहली एक्साइटेड स्टेट होगी दैट वुड बी माई सेकंड ऑर्बिट। सो एन की वैल्यू उसमें होगी 2, एन इज इक्वल टू 2, ये होगी मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट में मेरा कौन सा ऑर्बिट होगा? थर्ड ऑर्बिट। सो एन का वैल्यू वुड बी 3, सो एन इज इक्वल टू 3, ये होगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके लिए हमें क्या निकलना है, उनकी एनर्जीज निकलनी एनर्जीज ऑफ फर्स्ट टू एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट आर द एक्साइटेशन एनर्जी। अब बड़ा सिंपल है, एक्साइटेशन एनर्जी से पहले हमें ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी पता होनी चाहिए। एक बार अगर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पता है तो हम नेक्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमें पता है भैया, ई एन का फॉर्मूला क्या होता है? ई एन इज माइनस 1/8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट टू द पावर 4, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, देन एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, एन की वैल्यू होगी 1 फॉर ग्राउंड स्टेट, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूँ। ठीक है, और एनर्जी कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इट इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए बोला है, देखिए हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में जेड की वैल्यू भी 1 होती है और ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू तो 1 है ही। सो आई कैन राइट E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल मतलब सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए E2 कितना होगा? वी नो दैट इज 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर विच इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गया E2। अब एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप किया होगा तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, जो एब्जॉर्ब की वाली एनर्जी है वही एक्साइटेशन एनर्जी होती है। सो वी कैन सिंपली राइट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर
सेकंड ऑर्बिट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट E इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूँ E21, एक्साइटेशन एनर्जी फॉर सेकंड ऑर्बिट विथ रिस्पेक्ट टू योर ग्राउंड स्टेट इज E2 माइनस E1, और अगर हम इसको मॉड में लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13.6 माइनस 3.4 विच इज एक्चुअली योर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाके वो कहाँ हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर 3.4 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होल्ड करके वो सेकंड ऑर्बिट में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, थर्ड। सो नेक्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, that is my third orbit where n का वैल्यू अगर मैं 3 लिखता हूँ, so I can simply write E3 would be minus 13.6 divided by 3 का square, that is 9, so minus 13.6 divided by 9, that is minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, एक्साइटेशन एनर्जी फॉर थर्ड ऑर्बिट वुड बी इक्वल टू E इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ मॉड में ले रहा हूँ E3 माइनस E1, और ये जो आंसर होगा दैट इज 13.6 माइनस 1.51 विच वुड बी इक्वल टू डायरेक्टली 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी दे दी जाए बाहर से, तो वो एक्साइटेड होकर अपने थर्ड ऑर्बिट में जाकर रिवॉल्व करने लगेगा। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी इज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। so, क्या बोले है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइन्स इन पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत सिंपल, फर्स्ट 3 लाइन। सो पास्चन सीरीज की बात करें तो पास्चन में जो इनर ऑर्बिट है या लोअर ऑर्बिट है, तो एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू होती है 3 और एम की वैल्यू इज ग्रेटर देन 3। सो फर्स्ट लाइन के लिए एन इज इक्वल टू 3 और एम इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। सेकंड लाइन के लिए भैया एन तो 3 ही रहेगा, एम हो जाएगा 5, और थर्ड लाइन के लिए एन इज 3 एंड एम इज 6। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फट से। पहली वेवलेंथ के लिए फर्स्ट, सो वेवलेंथ फॉर फर्स्ट लाइन इन पास्चन सीरीज 1/λ1 इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, और हाइड्रोजन एटम बोला ही है तो एच की वैल्यू जो जेड होता है एटॉमिक नंबर वो 1 ही होगा, तो हम यहाँ पर लेते नहीं बैठेंगे। सो डायरेक्टली आर जेड 1/n स्क्वेयर इज व्हाट, फर्स्ट लाइन इज 3 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट लाइन के लिए m की वैल्यू कितनी है 4, सो 1/4 का स्क्वायर, सो दैट वुड बी 1/λ1 इज इक्वल टू आर एच कितना होता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, हमने देखा ही है ऑलरेडी, दिस इज 1/9 माइनस 1/16। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, सो 1/λ1 इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16। ठीक है, सो 1/λ1 इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 16 माइनस 9 इज 7 डिवाइडेड बाय 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 54 is this is 4, then we have 5, 9 1, this is 144। ठीक है, so I can write lambda 1 is equal to 144 divided by 1.097 into 7 into 10 to the power 7। so इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 144 lambda 1 is equal to 144 divided by 1.1, I can directly write 1.1 into 7, और ऊपर ये हो जाएगा 10 to the power minus 7, so that would be 144 divided by 7.7 into 10 to the power minus 7। अगेन इसको सिंप्लीफाई किया तो आई कैन राइट 144 डिवाइडेड बाय 77 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1, ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 टू द पावर +1, 10 टू द पावर +1, 10 टू द पावर -7 इज 10 टू द पावर -6। नाउ
144 को अगर मैं 77 से डिवाइड करूँ तो कितना मिलेगा? 77 वन ज़ा 77, दिस इज 7, दिस वुड बी 6 एंड देन दिस इज 0, सो पॉइंट, तो ये आ गया 670। नाउ 77 मल्टीप्लाइड बाय, मुझे करना पड़ेगा 7 या 8 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, या तो 7 या तो 8 से। तो अगर मैं 77 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस इज़ 49, 9, 4, 53, और 77 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ 56, दिस इज़ 5, 61, तो 616, सो 8 इज़ 616, तो ये जाएगा 4, दिस इज़ 54, 0, देन अगेन 0, 540, that is 7, so 1.87 again 539, so 1.87 मैं लिख सकता हूँ, so that would be 1.87 into 10 to the power minus 6 meter. This is lambda 1 and that can be written as 0 point या फिर 1870 नैनोमीटर या फिर 18700 एंगस्ट्रॉम, दैट वुड बी लैम्बडा 1। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकंड लाइन के लिए वेवलेंथ क्या आएगी। सो फॉर सेकंड लाइन, अब सेकंड लाइन में हमें पता है n की वैल्यू तो 3 है, बस m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, है ना। सो 1 अपॉन लैम्बडा 2, इसको मैं लिख रहा हूँ रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 1 अपॉन 25, सो ये हो जाएगा 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 9 इज 225, 1 upon lambda 2. So I can directly write lambda 2 is 225 divided by 1.097 into 10 to the power 7. 25 minus 9 is how much? 16. So into 16. तो चलो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.097 को, तो क्या आ जाएगा ये? 225 into 10 to the power minus 7 divided by, this would be 1.097 into 16. सो इसको मैं कर रहा हूँ 112 का 2 बचा 11, 16 9 ज़ा 16 तो 16 9 ज़ा 144, 144 इसमें ऐड कर लेंगे तो दिस इज़ 155, ठीक है, दिस इज़ 155, अगेन 5 हियर, वी विल बी हैविंग 15, so 15 का again 5 here, then we will have 1, 16 1 is 1 and 1 17, so that would be 17.552, so this would be 17.552, okay। तो इसको हम लिख सकते हैं 225 अपॉन दिस इज 175.5, सो आंसर 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा और ये होगा 10 टू द पावर माइनस 7, फिर ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया 10 टू द पावर माइनस 1, यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 1 जो आएगा वो मैं ऊपर लेकर प्लस कर दूंगा, तो 10 टू द पावर माइनस 6, और इसका अगर आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो दैट वुड बी नियरली 1.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 128 इंटू 0, सो 1280 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मीटर, दैट इज नैनोमीटर, सो 1280 नैनोमीटर और 12800 एंगस्ट्रॉम, इतने करीब करीब जो है वो वेवलेंथ आएगी। हालांकि ये एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर नहीं है, मैंने अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व किया है, आप एक्चुअल वैल्यूज पुट करके इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दिस इज फॉर सेकंड लाइन एंड लेट्स मूव फॉर द थर्ड लाइन। सो फॉर थर्ड लाइन क्वेश्चन सीरीज में n की वैल्यू 3 होगी, m की वैल्यू होगी 6, सो 1 अपॉन लैम्बडा 3 वुड बी इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 36,
यहाँ से एलसीएम ले लेंगे अपन। सो 1/λ3 इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7। देखिए 1/9 तो मैं डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ, तो बचता है क्या है 1 - 1/4। ठीक है, 1 माइनस 3/4। सो 1.097 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3/4। अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 into 3 is 12. So 1.097 into 10⁻7 divided by 12. So यहाँ पर लैम्बडा 3 कितना हो जाएगा? लैम्बडा 3 वुड बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड 12 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 1.097। तो इसको मैं 1.1 लिख सकता हूँ। सो 1.2 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी 12 into 12 divided by 1.1 into 10 to the power minus 7. So we can write 12 by 11 into 10 to the power minus 6. Now 12 by 11 कितना होगा? 1.09. This is in terms of into 10 to the power minus 6 meters. So नैनोमीटर में होगा 1090 नैनोमीटर, या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू 10900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये होगा थर्ड लाइन की वेवलेंथ। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड लाइन के लिए 12,800 एंगस्ट्रॉम, थर्ड लाइन के लिए लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 10,900 एंगस्ट्रॉम, and your first line is 18,700 एंगस्ट्रॉम। दिस वर द वैल्यूज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। चलो देखते हैं।